तो कहानी की शुरुआत सियोल से हुई। डोंगसू नाम का आदमी फील्ड पे बैठा था। डोंगसू मिलिट्री में एक्सप्लोसिव डिस्पोजल टीम में था। अभी डोंगसू की टीम कोरियन वॉर में मिले कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉम्ब को डिसमेंटल कर रही थी, यानी कि डिफ्यूज। डोंगसू खुश हो रहा क्योंकि आज उसकी मिलिट्री का आखिरी दिन है, यानी कि वो रिटायरमेंट ले रहा है। काम के बाद डोंगसू घर जा रहा था कि रास्ते में उसकी बीवी का मैसेज आया, मैं चेकअप करवा के आ गई हूँ। डोंगसू की बीवी माँ बनने वाली थी। डोंगसू की माँ नहीं, उसके बच्चे की माँ। डॉक्टर ने बताया है सब ठीक है, बच्चा बढ़िया तरीके से स्विमिंग कर रहा है। डोंगसू बेबी का जेंडर जानना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी कहने लगी कि पहले घर आओ तब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। क्या डोंगसू हरियाणा से बिलोंग करता है? शहर में अर्थक्वेक आ जाता है। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि चाइना नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे जो माउंट पिकाटू है वो पूरा का पूरा हिल गया है, उसकी हालत खराब है। भूकंप के झटकों से सियोल पूरा का पूरा हिल गया था। बिल्डिंग गिरे जा रही, सब बर्बाद हो रहा था। डोंगसू को बस किसी भी तरह अपनी बीवी के पास पहुंचना था। आदमी भागने लगता है, तभी एक बिल्डिंग गिर गई। डोंगसू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला। डोंगसू को अपने बच्चे का जेंडर जानना था। उसको डर था कि कहीं उसका बच्चा उसी की तरह न बन जाए, मतलब शायद उसको लड़की चाहिए थी। इधर जियान नाम की लेडी को दिखाया जाता है। जियान सिविल अफेयर्स में सीनियर सेक्रेटरी थी। जियान प्रोफेसर कैंग नाम के आदमी के पास गई। कैंग वो आदमी है जिसने सालों पहले ही इस एक्सप्लोजन की प्रिडिक्शन कर दी थी। पहले तो सबने कैंग की थ्योरीज का मजाक बनाया, पर अब जियान चाहती है कि कैंग उसकी हेल्प करे। कैंग अलग ही मूड में था। वो सामान पैक करके साउथ कोरिया छोड़ के यूएसए जा रहा था, क्योंकि कैंग के पास यूएसए की सिटीजनशिप है। जियान कह रही कि अभी हो रहे डिजास्टर को बंद करने में हमारी हेल्प करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। कैंग ने मना कर दिया और कहा कि साइंटिस्टों की इज्जत करके क्या ही मिलेगा, जाओ जाके सरकार के तलवे चाटो। हालांकि जियान के पास कैंग के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिसके चलते कैंग को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ेगी। कैंग के पास ऑप्शन ही नहीं था, नहीं तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब प्रोफेसर कैंग हायर ऑफिशियल से मिलने आ गया। कैंग ने सबको समझाया कि माउंट पिकातू के नीचे 4 मैग्मा चेम्बर्स है। अभी हुआ इरप्शन पहला मैग्मा है, अभी तो 3 और मैग्मा नीचे दबे हुए हैं। तीसरा मैग्मा इतना खतरनाक होगा कि वो आधे कोरियन पेनिनसुला को बर्बाद कर देगा। ब्लास्ट को रोकने के लिए हमें पास में बनी 6 न्यूक्लियर माइन को रिलीव करना होगा, ताकि प्रेशर को कम किया जा सके। लावा फोर्स को ड्रिलिंग करके मैग्मा को पैसेज देकर अंडरग्राउंड सेफली बहाया जा सकता है, पर पैसेज बनाने के लिए हमें काफी एनर्जी चाहिए होगी। हायर ऑफिशियल डर गए कि अगर इस सब के बारे में अमेरिका को पता लग गया तो अमेरिका क्या कहेगा। उन्हें नहीं पता कि अब अमेरिका ने कहना ही छोड़ दिया है। ऐसी सिचुएशन में वॉर शुरू होने की टेंशन हो सकती है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने प्रोफेसर कैंग से अकेले मीटिंग की। मैं तुम्हें इस मिशन को आगे बढ़ाने की पूरी परमिशन देता हूँ, भले ही तुम्हारे प्लान में जान ना हो, पर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। इस प्लान से हम अमेरिका की डीन्यूक्लियराइजेशन को इग्नोर करके और नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में घुस के चाइनीज बॉर्डर के पास जाके न्यूक्लियर डेटोनेटर लगा देंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है। इसके बाद डोंगसू के पास कर्नल का कॉल आता है। डोंगसू कैसे हो बेटे, तुम्हें नॉर्थ कोरिया जाके बॉम्ब डिस्पोजल करना है। लेकिन सर मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। अरे नहीं, तुम भूलो मत, ये मिशन हमारे नेशन के लिए जरूरी है। इसके लिए मैं तुम्हारी बीवी को मिलिट्री की फुल प्रोटेक्शन देके यहाँ से बाहर यूएसए भेज दूंगा। डोंगसू अपनी बीवी की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मान गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं एक और मिशन पर जा रहा हूँ। डोंगसू ने अपनी बीवी को सच नहीं बताया। उसे डर था कि सच सुनते नहीं इसका लेबर पेन अभी शुरू ना हो जाए। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम अपना ध्यान रखना और हमारे बच्चे का भी। फिर उसने अपनी बीवी से दोबारा पूछा कि हमारे बच्चे का जेंडर क्या है, लेकिन बीवी ने बताने से मना कर दिया। उसने बस ये कहा कि तुम मिशन से जल्दी लौट आओ और खुद अपने बेबी से मिलना। अगले दिन डोंगसू अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर गया। पता लगा कि नॉर्थ कोरिया में 6 लॉन्ग रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल सेट कर रखी है। कोई भी उनकी टेरिटरी में गया तो उसका गेम खत्म है। प्लान को 2 टीम्स में बांटा गया। डोंगसू की टीम मिसाइल को डिसमेंटल करेगी और दूसरी टीम बाकी के ऑपरेशन का ध्यान रखेगी, जैसे ट्रांसपोर्ट और डेटोनेटर। मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के इन्फॉर्मेंट के बारे में बताया गया। इसका नाम है जून। जून को मिसाइल की लोकेशन पता थी, वो अभी भी अपनी कंट्री की जेल में है। साउथ कोरिया वालों ने जून में एक चिप लगा रखी थी, यानी कि जीपीएस ट्रैकर। तुम्हें उसे आजाद करके यूरेनियम को बचा के और माइंस के अंदर के बॉम्ब को
डेटोनेट करके वापस आना है। प्लान ऑन हो गया और दोनों टीम्स एयरप्लेन में बैठ के मिशन के लिए चल पड़ी। वोल्केनिक धुएं से आसमान भर चुका था। प्लेन आगे बढ़ा कि तभी प्लेन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि स्पेशल टीम नहीं बच पाई, बची तो सिर्फ डोंगसू की टीम। और अब डोंगसू के कंधे पे ही इस मिशन को पूरा करने का सारा वजन आ गया था। अब उसे ही सब देखना है। डोंगसू ने टीम को लीड किया। टीम जेल में आ गई। उन्होंने जून को चारों तरफ से कवर दिया। हालांकि जेल में भी भूकंप आने की वजह से थोड़ी देर पहले ही कैदियों ने हाथापाई करके गार्ड्स को मार डाला और अब जेल में एक भी गार्ड नहीं था, सब मर चुके थे। डोंगसू की टीम इजीली जून के पास आ गई। डोंगसू और टीम ने जून को पूरा मिशन समझाया। जून सब पे हंसने लगा कि तुम सब नौसिखिए, किसी के अंदर कॉम्बैट स्किल्स तो है नहीं, बस मुंह उठा के आ गए। टीम को जून की जरूरत थी, इसलिए किसी ने उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं किया। डोंगसू उसके हाथ बांध के उसे ले गया। जून ने शेव की, फिर खुद को साफ किया, थोड़ा ढंग का बन के अब जून इंसान लग रहा था। इसी बीच जून ने डोंगसू का वॉलेट भी चुरा लिया था। वॉलेट में बच्चे की अल्ट्रासाउंड वाली फोटो और माइंस के मैप की फोटो थी। जून को सब याद आ गया। जून ने मैप देखते ही उसको मेमोराइज कर लिया और फिर तुरंत उसे फाड़ के खा गया। टीम आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें नॉर्थ कोरिया के एक लीडर का स्टैचू पड़ा मिला। जून उदास हो गया। मैं इस स्टैचू को घर से रोज देखता था। डोंगसू अपना वॉलेट देखने लगता है तो उसे पता चला कि उसका वॉलेट गायब है। जून ने फिर डोंगसू का वॉलेट उसे वापस कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने मैप खा लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे सब कुछ याद है। एक सोल्जर को गुस्सा आ गया और उसने जून के मुंह पे मुक्का मार दिया। बाकी लोगों ने सोल्जर को पीछे किया। टीम आगे बढ़ती गई और बीच में जून बोला कि मुझे सुसु करने जाना है। डोंगसू ने उसे जाने दिया। जून के हाथ हथकड़ी से लॉक थे। जून के साथ अटैक करने वाला सोल्जर साथ गया था ताकि वो जून पर नजर रख सके। जून ने किसी तरीके से अपने हाथ खोल के सोल्जर पर हमला कर दिया और अपना बदला भी ले लिया और फिर जून भाग गया। डोंगसू की टीम भाग के आई। उनका साथी बेहोश पड़ा था और जून जीपीएस को छोड़ के भाग गया था। फिर टीम जून को ढूंढने निकल पड़ी। डोंगसू को याद आया कि जून कह रहा था कि उसके अपार्टमेंट से नॉर्थ कोरियन लीडर का स्टैचू दिखता था। जरूर जून घर गया होगा। जून घर आ गया था। उसने घर आके कपड़े बदले, अपनी गन्स निकाल ली। जून की बीवी फुल ड्रग्स लेकर बेहोश पड़ी हुई थी। जून ने पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, तो उसने कहा कि वो पोचैन में मेरे भाई के घर पे है। पोचैन तो माउंट पिकातू के पास था। जून पूछ रहा, क्या तुमने अथॉरिटीज को मेरे बारे में बताया है? तो लेडी ने हाँ में जवाब दिया। जून गुस्से में हवा में गोली चला देता है। डोंगसू की टीम नीचे आ गई थी। सबने गोली की आवाज सुन ली थी। टीम जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर गई। जून अपनी बीवी पर गन ताने खड़ा हुआ था, लेकिन आदमी लेडी को शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो आखिर थी तो उसके बच्चे की माँ ही। जून को फिर डोंगसू की टीम ने पकड़ लिया। डोंगसू ने जून को ट्रेटर का टैग दे दिया। मैं तुम्हें आगे के मिशन की कोई डिटेल नहीं दूंगा। जून डोंगसू पे हंसने लगा, तुम्हारी प्लानिंग बड़ी कमजोर है। अब जून टीम को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट पर ले आया। वहाँ सोल्जर पहले से ही एक नकली फैक्ट्री में छिपे हुए थे। फिर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने डोंगसू की टीम पे अटैक कर दिया और डोंगसू और टीम ने बहादुरी से लड़ाई की। सब एक कंटेनर में आके छिप गए। कंटेनर में उन्हें एक एलिवेटर मिला और जून ने जैसे ही पासवर्ड डाला तो कंटेनर नीचे जाने लगा। काफी नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बनी हुई थी। नीचे न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। डोंगसू ने जून को हैंडकफ्स लगा के एक ग्रिल से बांध दिया। टीम फिर मिसाइल्स को डिसमेंटल करने में लग गई। टीम ने फिर यूरेनियम को सिक्योर कर लिया कि तभी एक और अर्थक्वेक आ गया। धरती हिलने लगी और सब इधर उधर गिर गए। अर्थक्वेक का फायदा उठा के जून ने अपने हाथ खोल लिए थे। जून ने फिर चाइनीज एसोसिएट में अपने एक बंदे को कांटेक्ट किया। सामने से जून को ऑफर मिला कि बॉम्ब के बदले मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत बाहर निकाल दूंगा, और हाँ, अपने साथ एक टेक्नीशियन को लाना जो डेटोनेटर को डिसआर्म कर सके। जून के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे डोंगसू और डोंगसू की टीम चाहिए थी। सियोल में डोंगसू की पत्नी चोई को भूकंप के झटके फील हो रहे थे। उसे नॉस्टैल्जिया आ रहा था। लेडी सामान पैक करके मिलिट्री बेस कैंप के लिए निकल गई। रास्ते में चोई एक ब्रिज पे ट्रैफिक में फंस गई। थोड़ी देर में सामने से पानी की लहरों ने ब्रिज को घेर लिया। सुनामी आ गई थी। आधे से ज्यादा लोग पानी में बह गए। चोई जैसे तैसे स्विम करके बच निकली। जियान कैंग के पास आई। तुमने जो कहा वो गलत था। इरप्शन वाली बात तुमने ऐसे ही कह दी। लार्ज आयोन जो कि 7th माइन पर था, उसका ब्लास्ट डेंजरस हो सकता है। हमें उसे रोकना होगा।
नॉर्थ कोरिया में डोंगसू अपनी टीम के साथ जा रहा था कि तभी अननोन लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से ओपन फायरिंग हो रही थी। डोंगसू को जल्दी समझ आ गया कि अटैकर्स हीट डिटेंशन यूज कर रहे हैं। डोंगसू ने फिर ट्रक को ब्लास्ट कर दिया, जिससे वे लोग अब डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे और वे जल्दी से भाग गए। बाद में पता लगा कि ये अननोन अटैकर्स और कोई नहीं बल्कि यूएस मिलिट्री थी। काफी सारे सोल्जर घायल हो गए थे। जून और डोंगसू एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों मिलिट्री व्हीकल में बैठ के जाने लगे। तभी जून ने अपना असली चेहरा दिखाकर डोंगसू को धोखा दिया। जून ने डोंगसू को झटका दे दिया। साउथ कोरिया में यूएस मिलिट्री ने मिशन को बंद करवा दिया था। तुम सबने टेरिटरी क्रॉस की है, पीस ट्रीटी को तोड़ा है, तुम्हारी वजह से वॉर ट्रिगर हो सकती थी। प्रोफेसर कैंग जाने लगे। जियान उसे रोके जा रही कि प्लीज हमारी ऑपरेशन में हमारी मदद करो, तुम रुक जाओ, तुम चले गए तो साउथ कोरिया का क्या होगा। स्टिल कैंग तो बोरिया बिस्तरा बांध के निकल गया था। रास्ते में कैंग को एक इवैक्यूएशन बस मिली। बस में चोई भी थी। चोई बैठे बैठे रो रही थी। कैंग ने लेडी को रुमाल निकाल के दे दिया। मैं वही हूँ जिसने माउंट पिकातू के एक्सप्लोजन की प्रिडिक्शन की थी। फिर उनकी बातें होने लगी। कैंग को पता लगा कि चोई डोंगसू की बीवी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें इवैक्यूएशन पॉइंट पर मिल जाएगा। कैंग को चोई के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसे डोंगसू के मिशन के बारे में नहीं पता था। इधर जून ने डोंगसू के हाथ में हथकड़ी पहना रखी थी। इसका प्लान बॉम्ब और डोंगसू दोनों को ही चाइनीज अथॉरिटीज को देने का था। उसने बताया कि हम दोनों पोचीन जा रहे हैं। पोचीन माउंट पिकातू के पास ही है। मेरी बेटी सुनो मुझे वहीं मिलेगी। रास्ते में जून रुक के सूसू करने लगा। उसने नजारों के मजे लिए। इसी बीच डोंगसू ने अपने हाथ खोल लिए। जून वापस आया तो डोंगसू ने जीपीएस निगल लिया था। अब मेरी टीम हमें ट्रैक कर लेगी और तुम बच नहीं पाओगे। दोनों की भयंकर लड़ाई होने लगी और लड़ाई में मिलिट्री व्हीकल एक पेड़ में जाके घुस गया। इस सिचुएशन में भी डोंगसू ने हार नहीं मानी। मुझे ठीक ठाक अपनी बीवी के पास जाना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है, मेरे बेटे का नाम मैं इनवांग रखूंगा। जून भी एक बाप था। वो डोंगसू की बातें सुन के सुननी पड़ गया। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था तो डोंगसू और जून दोनों ही बात करते हुए अब पैदल चल रहे थे। उनके हाथ में डेटोनेटर था। डोंगसू कह रहा कि मुझे अब तक अपने बेबी का जेंडर नहीं पता। इस पे जून ने कहा कि अच्छा ऐसा क्या, पर वो तो अल्ट्रासाउंड में साफ दिख रहा है। इस पे डोंगसू ने कहा कि पता नहीं मेरा बेटा शायद अलग ही होगा, इसलिए मैं उसे देख नहीं पा रहा। लग रहा है इसका बेटा तो कुछ ज्यादा ही अलग होने वाला है। जून ने अल्ट्रासाउंड वाली फोटो दिखा के कुछ कहा। डोंगसू कह रहा कि मुझे बताओ कि मेरे बच्चे का जेंडर क्या है। जून चुप रहा। उसने बात पलट दी। तुमने हाल ही में आई साउथ कोरिया की वेब सीरीज देखी है क्या, जिसका नाम डोमो है? मैं जेल में था इसलिए मैं भी अब तक वो सीरीज देख नहीं पाया। डोंगसू पूछता रहा कि प्लीज बता दो कि मेरे बच्चे का जेंडर क्या है, लेकिन जून ने अपना मुंह नहीं खोला। थोड़ी देर में ही यूएस मिलिट्री ने डोंगसू और जून पर अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों का गेम अब खत्म ही है। लास्ट मोमेंट पर डोंगसू की टीम के बंदे लोकेशन पे बस में बैठ के आ गए। यूएस मिलिट्री और डोंगसू की टीम के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। यूएस मिलिट्री समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे कि तभी तीसरे वोल्केनिक एक्सप्लोजन में ब्रिज उड़ गया। यूएस मिलिट्री वैली में गिर गई। साउथ कोरिया में हाल ही में अर्थक्वेक के बाद इवैक्यूएट करे लोगों को बेस कैंप लाया गया। चोई और कैंग कैंप पर आ गए। यहाँ से उन्हें एक शिप पर ले जाया जाएगा। शिप यूएस जाएगी। कैंग को सिटीजनशिप की वजह से आगे जाने का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन चोई पीछे रह गई। प्रोफेसर कैंग ने लेडी की हेल्प करने का सोचा, पर चोई ने मना कर दिया कि मैं अपने पति का यहीं वेट करूंगी, उनके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैंग को बुरा लग रहा था। उसने चोई को सच बता दिया कि तुम्हारा पति एक मिशन के लिए नॉर्थ कोरिया गया है। चोई ये सुनकर हिल गई। कैंग ने अब लास्ट टाइम साउथ कोरिया की हेल्प करने का सोच के जियान को कॉल किया। हमें फाइनल इरप्शन से बचने के लिए सॉलिड प्लान बनाना होगा। इधर जून अपने प्लान पे अड़ा हुआ था। उसने डोंगसू को गन पॉइंट पे ले लिया। डोंगसू की इच्छा शक्ति को देख के जून ने फाइनली अपने घुटने ही टेक दिए। तुमने अब तक अपने मिशन को पूरा करने का हौसला नहीं छोड़ा है, तुम अलग ही लेवल के बंदे हो। जून ने डोंगसू को माइंस की लोकेशन दे दी। जून फिर अपनी बेटी को ढूंढने चला गया। डोंगसू अब अकेला रह गया। गवर्नमेंट ने डोंगसू से बात करने के सारे कनेक्शंस कट कर दिए थे। जियान प्रोफेसर कैंग से मिली। चोई भी कैंग के साथ ही थी। तीनों ने जैसे तैसे करके डोंगसू से कांटेक्ट किया। कैंग ने डोंगसू से कहा कि अपना कोर्स बदलो, 9 टनल से जाने की जगह 7 टनल से जाओ। डोंगसू कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, मेरे पास ओरिजिनल मैप नहीं है, मुझे जून को वापस लाना पड़ेगा। जून पोचीन आ गया था। उसे उसकी बेटी मिल गई। बच्ची बुरी हालत में थी। बच्ची ने जो कुछ देखा उसके बाद बच्ची ट्रॉमा में चली गई थी। इतना ट्रॉमा कि बच्ची अपने बाप तक को नहीं पहचान पा रही। जून अपनी बेटी को देख के बहुत इमोशनल हो गया था। तभी चाइनीज अथॉरिटीज आ गई। हमें बताओ कि बॉम्ब कहाँ पे है,
मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, कम से कम उसे बॉर्डर तो क्रॉस करने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चाइनीज अथॉरिटीज का दिमाग घूम गया, उन्होंने गन निकाल ली। तभी यूएस मिलिट्री ने आकर चाइनीज अथॉरिटीज पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। डोंगसू हीरो की तरह आके बीच में मैदान में खड़ा हो गया। उसके हाथ में व्हाइट कपड़ा था, मतलब डोंगसू सरेंडर कर रहा है। उसने ये भी कहा कि मेरे पास बॉम्ब है। हालांकि उसने ये भी कहा कि बॉम्ब में पहले से टाइमर सेट है, बॉम्ब कुछ ही देर में फट जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। चाइनीज और अमेरिकन अथॉरिटीज की फट गई और सब एक्सप्लोजन से बचने के लिए भागने लगे। डोंगसू ने फिर डेटोनेटर को डिफ्यूज करके माइन में अकेले जाने का फैसला किया। जून ने डोंगसू को अकेले जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें लोकेशन नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे भी अपने साथ न ले चलो। जून की बेटी रोने लगती है। अपने बाप को जाता देख वो बहुत परेशान हो गई। हालांकि उसे अभी तक याद नहीं आया था कि ये मेरा बाप ही है। जून और डोंगसू फिर कार में बैठ के माइंस की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में डोंगसू ने अपनी बीवी से बात की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा। बीवी भी लाइक, प्लीज ऐसा मत कहो, जल्दी घर आ जाओ बेबी, खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हें अपने बच्चे से मिलना है ना। डोंगसू भी लाइक, मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कह के डोंगसू ने कॉल कट कर दी। चोई को डोंगसू की आवाज सुनते ही एकदम से लेबर पेन होने लगा। अभी तो उसकी डिलीवरी की ड्यू डेट भी नहीं थी। प्रोफेसर कैंग और जियान चोई को हॉस्पिटल लेकर गए। डोंगसू और जून सही टनल में आ गए। माइन के रास्ते से दोनों अंदर गए। दोनों ने एलिवेटर के पास जाके डेटोनेटर सेट कर दिया। अचानक से लाइट चली गई और लिफ्ट की पावर कट हो गई। बाहर वोल्केनिक अर्थक्वेक आ गया था। डोंगसू ने केबल कट करने का और बॉम्ब को नीचे ले जाने का सोच लिया। वो अपनी जान रिस्क में डालने के लिए तैयार था, बस उसका मिशन पूरा होना चाहिए। और करोड़ों लोगों की जिंदगी भी दांव पे लगी हुई थी। डोंगसू ने जाने से पहले वेब सीरीज डामो का एंड बता दिया। एंड यही था कि आखिर में सब मर गए। ये सुन के जून शॉक रह गया। फिर उसने बेबी के जेंडर को जानने वाली बात पे कहा कि वो तो सिर्फ एक झूठ था, उसे अल्ट्रासाउंड की फोटो देख के कुछ पता नहीं चला। एकदम से जून ने लिफ्ट बंद कर दी और कहा कि मरना है तो मैं मरूंगा, तुम अपने बच्चे के पास जाओ और उसका जेंडर पता करो। डोंगसू ने जून को रोका, लेकिन जून नहीं रुका। देखो मैं घायल हूँ, मुझे कोई मिस भी नहीं करेगा, बस तुम मेरा एक काम कर देना, मेरी बेटी का ध्यान रखना, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जून ने डोंगसू को बाय कह के लिफ्ट का बटन दबा दिया और जून फिर बॉम्ब को लेकर नीचे चला गया। डोंगसू माउंट पिकातू से दूर जा रहा था। यूरेनियम बॉम्ब डेटोनेट हो गया। जून ब्लास्ट में मारा गया। एक्सप्लोजन से अर्थक्वेक आना बंद हो गए थे और कोरियन पेनिनसुला पे आधे से ज्यादा लोगों की जान बच गई थी। फाइनली चोई ने भी बच्चे को जन्म दे दिया। 1 साल बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया साथ में काम कर रहे थे। दोनों पेनिनसुला की रिकंस्ट्रक्शन को ओवरसी कर रहे थे। प्रोफेसर कैंग कोरिया वापस आ गया था। जियान उसे एयरपोर्ट से पिक करने आई। मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने होमलैंड पर रहकर ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। इसमें मैं माउंट पिकातू का मैग्मा यूज करूंगा। डोंगसू और चोई टोडलर के साथ थे और जून की बेटी भी इसी घर में रहने लगी। चोई और डोंगसू ने लड़की को अडॉप्ट कर लिया था। मूवी खत्म हो गई पर बेबी का जेंडर हमें अब तक पता नहीं लगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।